नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। इक्वाडोर और मैक्सिको पहुंचे आईसीजे, दोनों देशों के बीच है विवाद। यूएन का प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है आईसीजे। इंटरनेशनल वर्कर्स डे आज, सेकंड इंटरनेशनल ने घोषित किया था 1 मई का दिन कामगारों के अधिकारों को समर्पित है ये दिन। और वन नेशन वन एयर स्पेस खबरों में सरकार लेकर आई प्रोजेक्ट ईशान, नागपुर में बनी सिंगल अथॉरिटी। आइए खबरों की शुरुआत करें। आपको याद होगा कुछ दिन पहले न्यूज एट 9 में हमने डिस्कस किया था कि इक्वाडोर के अधिकारियों ने इक्वाडोर में स्थित मैक्सिकन एम्बेसी में छापेमारी की थी। यह छापा इक्वाडोर ने अपने पूर्व उपराष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के मकसद से किया था, लेकिन वैश्विक स्तर पर इस घटना की निंदा की गई थी। इसके बाद इक्वाडोर के पूर्व उपराष्ट्रपति जॉर्ज ग्लास को मैक्सिको ने अपने यहां शरण यानी असाइलम प्रदान किया। मैक्सिको ने इक्वाडोर की उस हरकत पर उसे यूएन से अस्थायी तौर पर बाहर करने की मांग की थी, साथ ही इक्वाडोर को माफी मांगने के लिए भी कहा था। अब दोनों इस मामले को लेकर आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इक्वाडोर का आरोप है कि मैक्सिको ने उनके पूर्व उपराष्ट्रपति जॉर्ज ग्लास को शरण देकर उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया है। साथ ही जॉर्ज ग्लास मैक्सिको की इक्वाडोर स्थित एम्बेसी में छिपे हुए थे। दूसरी तरफ मैक्सिको ने आईसीजे में कहा कि इक्वाडोर ने उनकी एम्बेसी में छापेमारी कर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। मैक्सिको ने आईसीजे से इक्वाडोर स्थित एम्बेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए इमरजेंसी मेजर्स जारी करने की मांग की है। इस पर इक्वाडोर ने सफाई दी कि एम्बेसी में छापेमारी एक रेयर घटना है, वो भी एक क्रिमिनल को शरण देने के चलते की गई थी। साथ ही मैक्सिको की एम्बेसी की सुरक्षा को लेकर दावा भी किया है। इस पूरे मामले पर अभी आईसीजे का जजमेंट आना बाकी है। आईसीजे अपने फाइनल जजमेंट्स को देने में लंबा वक्त भी लगाता है। एग्जाम के लिहाज से यहां वर्ल्ड कोर्ट के नाम से मशहूर आईसीजे के बारे में जानना जरूरी है। आईसीजे यूएन का एक प्रमुख जुडिशियल ऑर्गन है। इसकी स्थापना 1945 में यूएन चार्टर के द्वारा की गई थी। इसने अपना काम साल 1946 में नीदरलैंड के द हेग में स्थित पीस पैलेस से शुरू कर दिया था। आईसीजे का मुख्यालय द हेग में ही है। 15 न्यायाधीशों से बने आईसीजे के पास मुख्य तौर पर 2 काम हैं। दुनिया के देशों द्वारा अपने आपस के विवादों के लिए दायर की गई याचिकाओं को सुलझाना। इसके अलावा यूएन और उसकी विशेषीकृत एजेंसीज द्वारा विधिक मामलों पर मांगी गई सलाह देना। अब ये मत सोचिए कि ये वर्ल्ड कोर्ट है तो दुनिया भर से कोई भी व्यक्ति अपनी याचिका यहां जाकर दायर कर सकता है। इसमें केवल यूएन के 193 सदस्य देश ही याचिका दायर कर सकते हैं। देश साथ ही ऐसा नहीं है कि भारत यूएन का सदस्य है तो हम भारत के सिटीजन के तौर पर यहां अपना मुकदमा दायर कर सकते हो। किसी देश के नागरिक, एनजीओ और निजी संस्था की याचिका को आईसीजे एंटरटेन नहीं करता, लेकिन कोई देश अपने नागरिक के बिहाफ पर किसी दूसरे देश के खिलाफ मुकदमा जरूर कर सकता है। इसके अलावा आईसीजे किसी मामले की सुनवाई एक या एक से ज्यादा देशों द्वारा दायर याचिका के बाद ही कर सकता है। मतलब यह कि आईसीजे किसी मामले पर अपनी मर्जी से सुनवाई नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होगा कि इक्वाडोर या मैक्सिको के आईसीजे का बिना दरवाजा खटखटाए ही आईसीजे दोनों को अपने पास बुलाए और कहे कि मैं बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। इक्वाडोर और मैक्सिको अपने मामले को लेकर आईसीजे गए, तभी इस पर सुनवाई हुई। इसके अलावा आईसीजे का जजमेंट पार्टीज पर बाइंडिंग होता है। यूएन चार्टर के आर्टिकल 94 के मुताबिक आईसीजे का जजमेंट पार्टीज पर बाइंडिंग है, बाध्यकारी है। इसमें इतनी गुंजाइश होती है कि अगर कोई पार्टी निर्णय से सहमत न हो या कोई अहम फैक्ट बाद में सामने आया हो तो आईसीजे को निर्णय को रिवाइज करने की रिक्वेस्ट की जा सकती है। वर्तमान में भारत से जस्टिस दलवीर भंडारी इसमें न्यायाधीश हैं। वे साल 2012 में चुने गए थे। उन्हें साल 2018 में दोबारा 9 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। अपने आसपास नजर दौड़ाकर देखिए। आपका घर, स्कूल, ऑफिस बनाने वाले कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, थाली में खाना पहुंचाने वाले खेतीहर कामगार, सड़कों नालियों की सफाई करने वाले, फैक्ट्रीज में काम करने वाले कामगार, क्या इनके बगैर आप सरवाइव कर सकते हैं? 21वीं सदी तकनीक में खूब आगे बढ़ गई है। कई सारे काम तो अब एआई ने संभाल लिए हैं, लेकिन ये एआई को मैनेज करने वाले कॉरपोरेट मजदूरों के बिना संभव नहीं है। कहने का मतलब है कि हमारी दुनिया को आसान बनाने वाले ये कामगार वर्ग के लोगों का जीवन बहुत आसान नहीं है। इनके योगदान को देखते हुए दुनिया भर में 1 मई को इंटरनेशनल वर्कर्स डे के तौर पर मनाया जाता है।
इसका मकसद श्रमिकों के योगदान का जश्न मनाना, उनके अधिकारों को बढ़ावा देना और श्रमिक आंदोलन को याद करना है। लेकिन वर्कर्स के लिए दुनिया न पहले आसान थी न आज आसान है। कामकाज के घंटे और काम करने की परिस्थितियां जैसे बेसिक राइट्स भी हासिल नहीं थे। इसी के चलते आज से लगभग 168 साल पहले 1856 में ऑस्ट्रेलिया में 8 घंटे कामकाज को लेकर एक आंदोलन हुआ, जिसके कुछ समय बाद यूएसए में भी इसी मुद्दे को लेकर 1886 में आंदोलन हुआ। दुनिया के समाजवादी और उस समय के मजदूरों का हित सोचने वाली राजनैतिक शक्तियों ने 1889 में बैठक की, जिसे सेकेंड इंटरनेशनल कहा गया। इसने 1 मई को मजदूरों के अधिकारों को लेकर एक दिन घोषित कर दिया। 1 मई को इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन यूएसए में हे मार्केट स्क्वायर में वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया था। मजदूरों के अधिकारों के लिए वैश्विक स्तर पर एक संस्था भी काम करती है और नाम है इसका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएलओ। आईएलओ की स्थापना 1919 में वर्साई की संधि के द्वारा हुई थी। इसी वर्साई की संधि से पहले विश्व युद्ध की समाप्ति भी हुई थी। आईएलओ इसी के एक हिस्से के तौर पर गठित किया गया है। इसकी स्थापना मानकर की गई है कि सार्वभौमिक शांति के लिए सामाजिक न्याय जरूरी है। आईएलओ दुनिया में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और मानव और मजदूर अधिकारों की वैश्विक स्तर पर वकालत करता है। 187 सदस्य राष्ट्रों के साथ आईएलओ संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसी है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। भारत में भी कामगारों की स्थिति को समझते हुए देश के संविधान में कुछ अनुच्छेद शामिल किए गए हैं, जिनमें से एक है संविधान के नीति निदेशक तत्वों में शामिल अनुच्छेद 42, जिसमें प्रावधान है कि राज्य काम की उचित और मानवीय स्थिति और मातृत्व राहत सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान करेगा। इस अनुच्छेद का महत्व इस बात से समझना चाहिए कि जब इसे संविधान सभा में रखा गया तो बिना बहस के यह पारित कर दिया गया। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। कुल मिलाकर समझिए कि वे सब जो घर बनाने से लेकर उसका डिजाइन सोचने तक का काम करते हैं, कुछ न्यूनतम अधिकार और प्रोत्साहन डिजर्व करते हैं। यह हमारे पुरखों और पुरखाइनों का संघर्ष है, जिसके कारण हम कुछ जीवन का सम्मान पा रहे हैं। आने वाले वर्कर्स के लिए एक बेहतर माहौल बने, इसकी जिम्मेदारी अब हमारी है। ऐसा माहौल ना बनाएं जहां 12 घंटे काम करना नॉर्मल होने लगे, जहां छुट्टी पर जाना पाप लगने लगे। संघर्ष की विरासत ऐसी छोड़ी जाए कि उन्हें और सुविधाएं मिले, बेहतर सुरक्षा मिले। ऐसा ना हो कि उन्हें 200 साल पुराने संघर्ष में फिर से जाना पड़े, क्योंकि हम टॉक्सिक प्रैक्टिसेस को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। इतना समझिए कि हम पिछली पीढ़ी के संघर्ष का अधिकार फल भोग रहे हैं। अगली पीढ़ी के लिए हमें कम से कम बीज तो बचाना ही होगा। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन ग्रिड जैसी अवधारणाओं के बाद अब सरकार वन नेशन वन एयर स्पेस पर एक प्रोजेक्ट लेकर आई है। इस मकसद से सरकार ने नागपुर में प्रोजेक्ट ईशान यानी इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट की शुरुआत की है। वर्तमान में भारत का एयर स्पेस 4 FIRs यानी फाइट इंफॉर्मेशन रीजन्स में बटा हुआ है। ये 4 रीजन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में स्थित हैं। FIR से मतलब हवाई क्षेत्र के उस रीजन से है जहां पर फ्लाइट इंफॉर्मेशन सर्विस और अलर्ट सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। इसमें फ्लाइट के लैंड कराने, टेक ऑफ करने, मौसम संबंधी सूचना और अन्य इमरजेंसी सूचना शामिल होती है। प्रोजेक्ट ईशान के तहत इन चारों रीजन्स को नागपुर में एक सिंगल अथॉरिटी के तहत लाया जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? देखिए, चारों रीजन्स को इंटीग्रेट करने से एयर ट्रैफिक ऑपरेशंस की एफिशिएंसी, सुरक्षा और सुगमता बढ़ेगी। सरकार के इस फैसले को दूरदृष्टि के लिहाज से अच्छा बताया जा रहा है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि एविएशन इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी, जिससे 2030 तक एयर ट्रैफिक के डबल होने की उम्मीद है। इसी के चलते एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक स्टडी रिपोर्ट तैयार करने की बात की है। इस स्टडी के जरिए बताया जाएगा कि प्रोजेक्ट ईशान को लागू करने के लिए कौन सी तकनीक देश में मौजूद है और किन तकनीकों की जरूरत पड़ेगी। एक बार फिर से विंडफॉल टैक्स चर्चा में आ गया है। दरअसल सरकार ने घरेलू तौर पर उत्पादित क्रूड ऑयल के विंडफॉल टैक्स में कटौती कर दी है। नई दरें आज यानी 1 मई से ही लागू हो जाएंगी।
आइए जानते हैं भारत ने पहली बार विंडफॉल टैक्स कब लगाया था। 1 जुलाई 2022 को। अब आते हैं आपके मन में उठ रहे सवालों पर कि ये विंडफॉल टैक्स आखिर है क्या चीज। दरअसल विंडफॉल टैक्स कंपनियों पर लगाया जाने वाला एक मुश्त टैक्स है। ये टैक्स उन कंपनियों पर लगाया जाता है जो अपने उत्पादों की वजह से नहीं बल्कि किन्हीं परिस्थितियों के चलते लाभ कमा रही होती हैं। देखिए, जब किसी कंपनी को लाभ अपने निवेश या किसी विशेष उत्पाद के चलते न होकर उस समय की परिस्थितियों की वजह से होता है तो सरकार भी उस लाभ पर टैक्स लगाती है जिससे कंपनी के मुनाफे को कैश किया जा सके। विंडफॉल टैक्स को यूएन और आईएमएफ जैसे संगठनों से भी समर्थन मिलता है। ऐसे टैक्सेस से सरकारों को सामाजिक कल्याण योजनाओं की फंडिंग के लिए राजस्व मिल जाता है और समाज के सबसे कमजोर लोगों का समर्थन करने के लिए धन हासिल होता है। ऐसी ही स्थिति बनी थी साल 2022 में, जब यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के चलते पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें दुनिया भर में बढ़ गई थी। इससे रिलायंस और ओएनजीसी जैसी कंपनियों को भारी मुनाफा हुआ। इन कंपनियों ने और मुनाफा कमाने के मकसद से विदेशों में तेल उत्पादों के निर्यात को बढ़ा दिया था। फिर सरकार ने भी इस मुनाफे पर कर लगा दिया। भारत में विंडफॉल टैक्स को SAED यानी स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के तौर पर लिया जाता है। इन ड्यूटीज को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से 15 दिन पर रिवाइज किया जाता है। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। सिएरा माद्रे शब्द पिछले कुछ समय से खबरों में है। इसका संबंध दक्षिण चीन सागर से है जो आज विश्व का सबसे विवादित समुद्री क्षेत्र है। यहां स्थित सिएरा माद्रे एक बार फिर चीन और फिलीपींस के बीच विवाद का कारण बना है। यदि हम सिएरा माद्रे की बात करें तो यह करीब 100 फीट लंबा समुद्री जहाज है। इसका निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने किया था। 1976 में अमेरिका ने इसे अपने सहयोगी फिलीपींस को सौंप दिया और बाद में फिलीपींस ने इसे 1999 में जानबूझकर थॉमस शोल पर फंसा दिया। ये जगह निर्जन स्प्रैटली द्वीपों का एक हिस्सा है और यही वो समुद्री जगह है जिसके करीब मिस्चीफ रीफ नाम का क्षेत्र है जिस पर कुछ साल पहले चीन ने अपना दावा पेश किया था। विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल अपने रहस्य और गहराई को लेकर एक बार फिर से चर्चा में है। यह मैक्सिको की चेटुमल खाड़ी में स्थित है। इसकी खोज 2021 में ही की गई थी। तब से इस होल ने भूवैज्ञानिकों, मरीन बायोलॉजिस्ट और अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। टाम जा ब्लू होल के नाम से जाना जाने वाला यह होल एक अंडर वाटर सिंक होल है। ये यूं कहें कि ब्लू होल अद्वितीय भूगर्भीय संरचनाएं हैं जो तटीय क्षेत्रों में होती हैं। यह चूना पत्थर, संगमरमर या जिप्सम जैसी घुलनशील सामग्रियों से बनी होती है तथा यह संरचना समय के साथ बनती हैं क्योंकि सतह का पानी चट्टान के माध्यम से रिसता है, खनिजों को घोलता है और दरारें बढ़ाता है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मौद्रिक नीति के बारे में सुझाव के लिए 2 प्रमुख सर्वेक्षण शुरू किए हैं। इसके लिए आरबीआई ने इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे शुरू करने की घोषणा की है। इन सर्वेक्षणों का उद्देश्य द्विमासिक मौद्रिक नीति के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त करना है। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड व्यक्तिगत खपत के आधार पर कीमतों में उतार चढ़ाव और मुद्रास्फीति के प्रभाव का आकलन करेगा और उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण का उद्देश्य सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार परिदृश्य, मूल्य स्तर, परिवारों की आय और खर्च पर प्रतिक्रिया हासिल करना है। स्पेन में फोर्जिंग पार्टनरशिप बिटवीन साइंस एंड पॉलिसी नाम से एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम को यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीज और ग्लोबल लीडर्स ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस द्वारा आयोजित किया गया। इसका मकसद एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर अनुसंधान, विज्ञान और कार्यान्वयन को राजनीतिक एजेंडे के रूप में शामिल करना तथा इस संकट से निपटने के लिए तत्काल आवश्यकता पर बल देना है। यदि हम ग्लोबल लीडर्स ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस समूह की बात करें तो इसकी स्थापना नवंबर 2020 में अंतर एजेंसी समन्वय समूह की सिफारिश पर की गई थी। इस समूह की पहली बैठक जनवरी 2021 में हुई थी। टाइम मैगजीन ने विश्व की शीर्ष एडटेक कंपनियों की रैंकिंग जारी की। इस सूची में शीर्ष स्थान एमेरिटस को मिला है। इसकी स्थापना 2015 में अश्विन दमेरा और चैतन्य द्वारा की गई थी। यह एडटेक कंपनी वैश्विक विश्वविद्यालयों के कोर्स प्रदान करता है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने एमेरिटस की सफलता को केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत किया था। टाइम की इस सूची में 14 भारतीय एडटेक फर्म्स को शामिल किया गया है जिसमें भारत की ओर से शीर्ष एडटेक मिको है। इसे इस सूची में 26वां स्थान मिला है। यह बच्चों के लिए एआई संचालित रोबोट बनाती है। इस सूची में 250 एडटेक कंपनियों को जगह मिली है जिसमें सबसे अधिक एडटेक कंपनियां अमेरिका की हैं।
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु के 16वें संस्करण का आयोजन किया गया। इसमें केन्याई धावक पीटर मवानिकी और लिलियन कसैत ने क्रमशः अंतर्राष्ट्रीय एलीट पुरुष और महिला वर्ग में जीत हासिल की। वहीं भारतीय एथलीट किरण मात्रे के लिए यह संस्करण यादगार रहा। उन्होंने भारतीय पुरुष वर्ग के इवेंट रिकॉर्ड को तोड़ा। किरण मात्रे ने 29:32 के समय में रेस पूरी की, जो 2015 में सुरेश कुमार द्वारा बनाए गए 29:49 रिकॉर्ड से कम थी। इंडियन ग्रांड प्री 1 में प्रवीण चित्रवेल और शैली सिंह ने गोल्ड मेडल जीते हैं। प्रवीण चित्रवेल ने ट्रिपल जंप में यह मेडल जीता, वहीं शैली सिंह ने लॉन्ग जंप में इस मेडल को जीता। इंडियन ग्रांड प्री पेरिस ओलंपिक के लिए एक क्वालिफाइंग इवेंट है, जिसमें एथलीट ओलंपिक क्वालिफाइंग मानकों को हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय महिला टीम थॉमस और उबेर कप 2024 क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में सफल रही। हालांकि भारतीय महिला टीम को मेजबान चीन की टीम से 5-0 से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस हार के बावजूद भारत ग्रुप ए में दूसरी सर्वश्रेष्ठ टीम के रूप में बना रहा। थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय स्थित है जिनेवा, द हेग, न्यूयॉर्क या फिर पेरिस। अगला प्रश्न है, थॉमस कप संबंधित है बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी या फिर टेनिस। आइए देखें पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, एशिया के लिए गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज 2024 से किसे नवाजा गया है? मेधा पाटकर, आलोक शुक्ला, रमेश अग्रवाल या फिर वंदना शिवा। सही जवाब है विकल्प बी, आलोक शुक्ला। अगला प्रश्न था, हांगोर क्लास सबमरीन को चीन द्वारा किस देश के लिए तैयार किया गया है? भारत, पाकिस्तान, तुर्की या फिर बांग्लादेश। और सही जवाब है विकल्प बी, पाकिस्तान। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके सही जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।